या सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर टुडे सेशन। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। सो अभी हमारा सीरीज चल रहा था करंट अफेयर का। हमने ये सीरीज बेसिकली स्टार्ट इसलिए किया था ताकि आप सीयूटी या फिर जामिया का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप यहाँ पे क्या कर सको, जितने भी करंट अफेयर यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स हमने यहाँ पे कवर किया है। और फाइनली हम किस मंथ का करने जा रहे हैं, अप्रैल मंथ का। अब देखो पेपर अभी तक सीयूटी का देखा जाए तो बन गया होगा, तो इस सेशन में हम लोग 1 to 15 अप्रैल के बीच के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के, नेशनल न्यूज़ हो गए, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गए, स्पोर्ट्स सेक्शन से हो गए, डिफेंस, इकोनॉमी या फिर मिसलिनियस, ये सब हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। आया समझ। एक और क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जामिया के परस्पेक्टिव से अलग से जो अप्रैल मंथ का होल यहाँ पे जो टॉपिक है करंट अफेयर का वो लेकर आया जाएगा, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। ये सेशन बेनिफिशियरी अगर आप एलेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एलेट वालों के लिए भी है, क्योंकि उनमें भी वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। आया समझ। आज के क्लास में हम लोग एज यूजुअल कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज़ से। तो सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ कवर करेंगे, देन हम यहाँ पे इंटरनेशनल एंड सो ऑन हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब आज के क्लास स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे सामने क्या देखने को मिल रहा है, नेशनल न्यूज़। तो देखो सबसे पहला नेशनल न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आईएनएस दूनागिरी इंडियन नेवी इंडक्ट्स इंडिजीनियस स्लीप फ्राइट अंडर प्रोजेक्ट 17A। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे जो आईएनएस दूनागिरी है ये क्या है, फिफ्थ नीलगिरी क्लास स्टील फ्राइट अंडर द प्रोजेक्ट 17A वाज डिलीवर बाय द इंडियन नेवी बाय जीआरएसी। तो आपसे ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि आईएनएस दूनागिरी किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये क्या है, जीआरएसी कोलकाता के द्वारा इसको बनाया गया है। उसके अलावा इसमें आपसे एज सच पूछने का कुछ है नहीं, बस आप ये एक बार ध्यान रखना, द शिप इज पावर्ड बाय CODOG propulsion system and is named after earlier INS Duragiri, a lander class flottite sub from 77 to 2010। तो ये पहले ऑलरेडी दूसरे नाम से ये सर्व कर चुका है 1977 से 2010 के बीच में, उसके बारे में बताया हुआ है। ऐसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपको ये याद रखना है कि आईएनएस दूनागिरी है ये क्या हुआ है, इंडियन नेवी में इंडक्ट हुआ है यहाँ पे, जो क्या है इंडिजीनियस स्लीप फ्राइट यहाँ पे है, जो किस प्रोजेक्ट के के अंडर बनाया गया है, 17A प्रोजेक्ट के अंडर में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 नोटिफाई। अब यहाँ पे रीड कर लेना कि न्यू यहाँ पे रूल्स क्या है, ऐसा हमारे लिए एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से ये है नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़े तो दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च लखपति बिटिया योजना। आप देखो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखपति बिटिया योजना हैज बीन रिसेंटली न्यूज इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी दिल्ली। अब इसमें आप देख लेना कि कितने एक तरीके से लोग इसमें कवर होने वाले हैं, तो वो आपको एक बार ध्यान देना है। अनाउंस किसके द्वारा किया गया, रेखा गुप्ता के द्वारा। बाकी इसमें ऐसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे हम बढ़े तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पार्लियामेंट पासिस बिल डिक्लेयरिंग अमरावती एज अ सोल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। सी आंध्र प्रदेश यहाँ पे क्या हमारा एक आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्या होता है 2014 में 2 जून को न्यू स्टेट, 2014 2 जून को क्या होगा, एक न्यू स्टेट निकलेगा। ठीक है, तो उसके बाद से ही यहाँ पे आंध्र प्रदेश स्टार्टिंग के 10 इयर्स के लिए 2024 2 जून तक के लिए यहाँ पे शेयरिंग कैपिटल दोनों मिलकर रखते हैं किसको, हैदराबाद को। ठीक है, किसको, हैदराबाद को। अब ये लोग शेयरिंग कैपिटल रखता है हैदराबाद को, बट 10 साल बाद यहाँ पे ये हैदराबाद किसका कैपिटल हो जाएगा, लिखा हुआ था हमारे जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से कि आफ्टर 10 ईयर्स इट विल बिकेम द सोल कैपिटल ऑफ तेलंगाना। सो यहाँ पे आंध्र प्रदेश को यहाँ पे क्या एक न्यू कैपिटल का फॉर्मेशन करना था इस टाइम पीरियड के बीच में, बट अब तेलंगाना में स्टेट पॉलिटिक्स के कारण जब तक चंद्रबाबू नायडू रहते हैं यहाँ पे 2018 तक 18 तक, तो यहाँ पे क्या होता है, चंद्रबाबू नायडू अमरावती को यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट बनाकर सोल कैपिटल बनाना चाहेंगे। बट जैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होगी, टीडीपी गवर्नमेंट यानी तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट यहाँ पे अपोजिशन में जाएगी और न्यू गवर्नमेंट यहाँ पे वाईएसआरसीपी यानी जगनमोहन रेड्डी के गवर्नमेंट यहाँ पे आएगी, तो वो क्या करेंगे, लोग अमरावती को हटाकर उनका क्या नाम रहता है कि हम लोग वारंगल को भी कैपिटल बनाएंगे और गंटूर को भी कैपिटल बनाएंगे और साथ में हमारा अमरावती भी रहेगा। यानी उनका मल्टीपल कैपिटल का सिस्टम रहता है, जिसमें उनका क्या नाम रहता है, हमारा लेजिस्लेचर कहीं और रहेगा, जुडिशरी कहीं और रहेगा, ऐसे कर उनका प्लान प्रपोज रहता है। बट कुछ हो नहीं पाता है, जो पैसा मिला रहता है इन लोग को कैपिटल बनाने के लिए, पैसा इधर उधर वेस्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 2023 में इलेक्शन होगा नेक्स्ट, और उस टाइम पे फिर क्या होंगे, चंद्रबाबू नायडू यहाँ पे इलेक्ट होंगे
विद द हेल्प ऑफ बीजेपी एंड जनसेना ऑफ पवन कल्याण अ फेमस एक्टर। तब इन दो पार्टी के कारण मिलकर यहाँ पे तीन आदमी टीडीपी, जनसेना और बीजेपी मिलकर गवर्नमेंट बनाएगा लोग, और चंद्रबाबू फिर से सीएम बनेंगे। तो फिर से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती को यहाँ पे क्या सोल कैपिटल बनाने का जो उनका ड्रीम रहता है, ये फिर से इनिशिएटिव स्टार्ट हो जाएगा। तो पार्लियामेंट ने फाइनली यहाँ पे क्या क्या किया है कि एक बिल पास किया है जिसमें क्या है कि अमरावती ही होगा क्या आंध्र प्रदेश का सोल कैपिटल, आया समझ। तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो है कहानी मैं आपको बता दिया हूँ। उसके अलावा इसमें और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं। नेक्स्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनसीईआरटी गेट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस अंडर यूजीसी एक्ट। अब देखो जो हमारा एनसीईआरटी है इसको क्या मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है, एनसीईआरटी को यहाँ पे नेशनल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर कर एनसीईआरटी को क्या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया है। यानी इन फ्यूचर ये यूनिवर्सिटी बन सकता है, जिसके पास डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस रहता है इसका मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट इसको यूनिवर्सिटी बना सकती है। तो किसके एडवाइस पर हुआ है, यूजीसी के। तो यूजीसी का क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका क्या है फुल फॉर्म है। अब देखो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो जो यहाँ पे एनसीईआरटी के अलग अलग एक तरीके से 6 यूनिट है रीजनल इंस्टीट्यूट, जैसे अजमेर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, मैसूर, शिलोंग में, या फिर हमारा पंडित सुंदरलाल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल फाउंडेशन, इनको क्या हो जाएगा, इनको स्टेटस मिल जाएगा किसका, डीम टू बी यूनिवर्सिटी का, आया समझ। और जिस कारण से क्या होगा, अब एनसीईआरटी भी एनआईआरएफ रैंकिंग में पार्टिसिपेट करेगी, और इनको क्या एनएसी और एनबीए यहाँ पे एक तरीके से सर्टिफिकेशन इनको मिलेगा किसको, एनआरआईएफ के द्वारा, आया समझ। इसके अलावा ऐसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दिया हूँ। अब आपको एक करना है कि यूजीसी जो हमारा है वो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहीं बताया गया है कि नहीं बताया गया, आपको ये देखना है। इफ़ यस तो कहाँ पे, इफ़ नो तो फिर यूजीसी का जो कॉन्सेप्ट है क्या, स्टेटूटरी बॉडी कैसे बनाइए, ये आपको एक बार रीड करना है खुद से, आया समझ। नेक्स्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा ऑनलाइनर क्वेश्चन कि who has been appointed as the brand ambassador for census 2027, so the correct answer will be सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। इनको क्या किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर 2027 सेंसस के लिए इनको एक तरीके से उस पोजीशन इनको दिया गया है। ये क्या करेंगे, एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने का काम करेंगे लोगों के बीच में। तो ये हमारा क्या होने वाला है, इंडिया का पहला ऐसा डिजिटल सेंसस होने वाला है, आपको ध्यान अच्छे से ध्यान रखना है। उसके अलावा ये हमारा 16th ओवरऑल नेशनल सेंसस है और 8 आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो किस एक्ट के अंडर में कराया जाता है, तो सेंसस एक्ट 1948 के अंडर में यहाँ पे सेंसस होता है। इस बार का मैस्कॉट क्या है, तो प्रगति और विकास हमारा क्या है। क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि मैस्कॉट ऑफ 2027 सेंसस तो क्या है, प्रगति और विकास। और ये आपको 2 फेजेस में देखने को मिलेगा। फेज़ 1 अप्रैल टू सितंबर 2026, जिसमें क्या होगा, हाउस लिस्टिंग किया जाएगा और हाउस का सेंसस होगा। और फेज़ 2 क्या होगा, जिसमें पॉपुलेशन का एक तरीके से जनगणना किया जाएगा, जो कब से होगा, फरवरी 2027 ऑनवर्ड्स। बट एक्सेप्शन है, जो हिली स्टेट्स हैं उनमें हमको कब सेंसस देखने को मिलेंगे, सितंबर 2026 में। रेस्ट ऑफ द इंडिया में यहाँ पे पॉपुलेशन का इनोमिनेशन कब होगा, फरवरी से। बट जो हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें सितंबर 2026 में ही आपको ये 2 चीज़ और ध्यान रखना है। उसके अलावा जो हमारे सुदर्शन पटनायक है, ये इनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है किस चीज़ का, टॉलेस्ट सैंड कैस्टल इन्होंने बनाया था, कितने फीट का, 48 फीट 8 इंच का, कहाँ पे, पूरी बीच में 2017 में। तो ये सब जितने भी वन लाइनर थे आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ की सेल्फ इनोमिनेशन, यानी इस बार अब लोग खुद से डिजिटली अपने फ़ोन से ही एक तरीके से जितने भी डिटेल्स है सब भर सकते हैं। ये कितने लैंग्वेज में अवेलेबल है, सेंसस का 16 लैंग्वेज में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़े तो यहाँ पे क्या है, मद्रास हाई कोर्ट रूल गवर्नर बाउंड बाय कैबिनेट एडवाइस ऑन डिमिशन ऑफ कन्विक्ट। सी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये लीगल का न्यूज़ है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आगे हम बढ़े तो NBA लॉन्च शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार जो ये जो शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम है यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है, आप रीड कर लेना। बट एग्जाम से इससे वन लाइनर क्वेश्चन बनना बहुत एक तरीके से पॉसिबल नहीं दिख रहा है हमको। ये इंपॉर्टेंट है। फिर से BRO का जो प्रोजेक्ट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, चेतक, ये 47 ईयर एक तरीके से सेलिब्रेट किया है, 47th राइजिंग डे, कहाँ पे, बीकानेर राजस्थान में। तो चेतक एक प्रोजेक्ट था किसका, BRO का। एस्टेब्लिश कब किया गया, 4 अप्रैल 1980 को वेस्टर्न सेक्टर पे, यानी इंडिया का जो वेस्टर्न बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ में, वहाँ पे
तो चेतक कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? राजस्थान, पंजाब, नॉर्दर्न गुजरात। मोटो क्या है इसका? चेतक का प्रयास, देश का विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। व्हाट इज द मोटो ऑफ चेतक? तो चेतक का प्रयास, देश का विकास। अब इसका काम क्या है कि 4000 लॉन्ग किलोमीटर का रोड नेटवर्क बनाया गया है और साथ ही में 214 किलोमीटर का डिच कम बंड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में। उसके अलावा आपको ये याद रखना है स्टैटिक कि बीआरओ एस्टेब्लिश कब हुआ था? 7 मई 1960 को, और ये 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। बट 2015 से पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंडर में था? ट्रांसपोर्ट के अंडर में था, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और करंट मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के नितिन गडकरी हैं, और करंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। सो स्टैटिक है। और इसका मोटो क्या है? सर्वमेना सर्वम सद्यम। तो मोटो भी याद रखना है बीआरओ का आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन लेकर आया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको हटाने के लिए। ये हिस्ट्री में पहला ऐसा चीफ एक तरीके से मोशन लेकर आया गया था इम्पीचमेंट का, जिसमें सीईसी को हटाना था, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें ये लीड किया गया था तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, और बैक 130 लोकसभा एमपी के द्वारा किया गया था, साथ में 63 राज्यसभा एमपी को एक तरीके से सपोर्ट किए थे। और कुछ यहाँ पे आप देख लो कि प्रोसेस बता दे रहा हूँ, सिंपल सा है। कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर कैसे हटेगा? जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस है, सेम प्रोसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी हटाने का होता है। तो ये कहाँ? आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें आपको क्या करना होगा? हटाने का कुछ रीजन होता है, मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, और आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउस में, ठीक है। तो अपोजिशन के पास था नहीं, जिस कारण से ये नहीं हटा पाए। अब यहाँ पे आप ध्यान रख लो कि इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के अंडर में इनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। देखो करंट अफेयर क्लास है, बस मैं थोड़ा सा स्टैटिक फिर लीगल का परस्पेक्टिव बता दे रहा हूँ। इसमें अपॉइंटमेंट का प्रोसेस सिंपल सा है। यहाँ पे 3 मेंबर क्या करेंगे लोग अपॉइंटमेंट में? मेन से रहता है एक प्राइम मिनिस्टर का, एक लीडर ऑफ अपोजिशन का जो लोकसभा में है, और एक किसका? अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कोई भी नहीं है तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो राज्यसभा में है वो यहाँ पे होंगे, और एक यहाँ पे कौन? जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं या फिर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर उनका रहता है, ठीक है। तो आप लॉ मिनिस्टर यहाँ पे मान लो, ये लॉ मिनिस्टर यहाँ पे कमेटी है, वो रिकमेंड करके लॉ मिनिस्टर को देगी। फिर ये लॉ मिनिस्टर क्या करेंगे? इन तीनों के बीच में यहाँ पे उनका नाम आएगा, तीनों यहाँ पे वोट करेंगे लोग। यहाँ पे अगर जिसका डिसीजन जैसे आ गया 2-1 से आगे या फिर 3-0 से भी, तो वैसे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वो आदमी इलेक्ट हो जाए, वो इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट हो सकते हैं। ये प्रोसेस था। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु बिकेम्स इंडिया फर्स्ट ओपनली क्वेयर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो आंसर क्या है इनका? मेन का गुरुस्वामी, जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे वेस्ट बंगाल से राज्यसभा की एमपी बनी है, पहली ओपनली क्वेयर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो आइडेंटिफाई करती है खुद को कि क्या है, मैं ना मेल हूँ ना मैं फीमेल हूँ, ये बेसिकली मैं ट्रांसजेंडर हूँ। तो पहले ऐसी ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमको कौन बनी यहाँ पे? मेनका गुरुस्वामी, फ्रॉम कहाँ पे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में, ठीक है। तो ये यही वो लॉयर है जो आपको याद होगा नवतेज सिंह जौहर का केस 2018 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को यहाँ पे क्या किया था? डीक्रिमिनलाइज किया था, जिसमें क्या बोला था कि अगर कंसेंट के साथ यहाँ पे सेम सेक्स रिलेशनशिप बन रहा है, यानी मेल मेल के साथ और फीमेल फीमेल के साथ, यहाँ पे कंसेंट के साथ, यानी दोनों राजी खुशी यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो क्या ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है अंडर 367? ये पहले था 2018 से पहले, बट 2018 के नवतेज सिंह जौहर केस में इसको क्या हटा दिया जाता है। तो इस केस में लीड करने वाली लॉयर कौन थी? यही थी हमारी मेनका गुरुस्वामी, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बताया हुआ है कि पढ़ी लिखी कहाँ से, वो आप एक बार रीड कर लेना, ऐसा सच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। इनकी पार्टनर का नाम यहाँ पे देख लो, अरुंधति कट, जो इनकी पार्टनर है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी आप रीड कर लेना। जो वन लाइनर रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्या है? ईसीआई ट्रांसफर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ओवर आर्टिकल 324 पावर नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लीगल का टॉपिक है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट रूल्स सजदासीन एंड मुतावली आर डिस्टिंक्ट ऑफिसर अंडर वक्फ। अब यहाँ पे देख लो, वक्फ से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लास्ट ईयर चेंजेस लेकर आया था, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे रूलिंग आया है कि मुतावली और जो सजदासीन होंगे क्या होंगे? एक डिस्टिंक्ट ऑफिसर होंगे वक्त के अंडर में, जिनका रोल एक क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे यहाँ पे जो भी वक्त की लैंड है, इनकम है, अकाउंट से उनको मेंटेन करने का। इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, आपके लिए जीके के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लीगल का ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
नेक्स्ट क्या है, इंडियन आर्मी कंप्लीट ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, हेम सेतु। तो रेस्क्यू इसमें कितना 1400 लोगों को किया गया, कहाँ, इंडिया चाइना बॉर्डर पे, सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम में। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि वेयर डिड इंडियन आर्मी कंडक्टेड ऑपरेशन हिम सेतु। तो करेक्ट आंसर विल बी इन स्टेट ऑफ सिक्किम, और डायरेक्ट पूछ ले तो नॉर्थ सिक्किम में, जहाँ पे 1400 इंडिविजुअल यहाँ पे फंस गए थे, जिनको 48 घंटा में क्या किया गया, रेस्क्यू किया गया। रीज़न क्या था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लैंडस्लाइड, स्नोफॉल देखने को मिला, साथ ही में जो न्यू ब्रिज वहाँ पे बना था तरुम चू विलेज, यहाँ पे लाचेन रीजन में, वो क्या हो गया, वो कोलैप्स हो गया, तो 1400 लोग यहाँ पे फंस गए थे। नेक्स्ट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 नोटिफाई आफ्टर प्रेसिडेंशियल एसेंट। अब देखो गवर्नमेंट यहाँ पे एक एक्ट लेकर आई, जिसमें क्या था कि जो भी यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, जैसे CRF, BSF, CISF, ITBP, SSB, सशस्त्र सीमा बल, ये सब क्या है, ये एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो इनके पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट का क्या रूलिंग था पहले, कि अगर इनके बीच में अगर आपको IG या फिर ADG रैंक पे या फिर DG रैंक पे किसी को आपको बैठाना है, तो वो कैसे होगा, प्रमोशन के थ्रू होगा, इसी बीच में से आप प्रमोट करोगे लोगों को, जो यहाँ पे CRPF के मेंबर होंगे, BSF के, या फिर जो यहाँ पे बताया हुआ है सब उनके। बट ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या एक एक्ट लेकर आया है, जिसमें क्या किया गया कि 50% कम से कम जो IG पोस्ट के 50% सीट्स होंगे, और 67% पोस्ट ऐसे ADG रैंक के, वो किसके थ्रू यहाँ पे फुलफिल किए जाएंगे, IPS के थ्रू। यानी एक तरीके से UPSC एग्जामिनेशन के थ्रू आप समझ लो कि जो IPS ऑफिसर है उसी को प्रमोट कर कर बनाया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एक तरीके से क्या है, वायलेशन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जैसे 5 यहाँ पे हैं, इनमें आपको किसी को IG ADG रैंक पे किसी को बैठाना है, तो आप क्या करोगे, इन्हीं में से किसी को प्रमोट कर कर बैठाओगे। बट यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे IPS को बैठाने के बाद किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा कोटा फिक्स किया गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उसको वायलेट कर रहा है, बस आप ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि वंतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च इन जामनगर एज वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनिवर्सिटी। सो द क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि विच यूनिवर्सिटी बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनिवर्सिटी। सो द आंसर विल बी वंतारा यूनिवर्सिटी। कहाँ पे, जामनगर में। सबको पता है वंतारा प्रोजेक्ट किसका है, जो हमारे अनंत अंबानी है, जो रिलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, उन्हीं का ये उन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया था वंतारा। यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनिवर्सिटी लेकर आया है, तो ये इसका काम क्या है कि यहाँ पे इंटीग्रेट करेगा ग्लोबल यूनिवर्सिटी को, किसके लिए, सिर्फ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए और वेटनरी साइंस के लिए। बाकी यहाँ पे आप पढ़ लेना, ऐसा हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे NHAI लॉन्चेस आरोग्य वैन इनिशिएटिव टू प्लांट मेडिकल ट्रीज अलॉन्ग नेशनल हाईवे। तो देखो नेशनल हाईवे के साइड में आपको ट्रीज ये सब देखने को मिलता है, तो NHAI ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका क्या है, आरोग्य वैन, जिनका काम रहेगा यहाँ पे नेशनल हाईवेज के साइड में प्लांट ये सब लगाने का। तो आप ये रीड कर लेना, हमारे लिए ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि विच इंडियन पोर्ट रिकॉर्ड एज द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बिकेम द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब। सो द करेक्ट आंसर विल बी मुद्रा पोर्ट, जिसमें हमने क्या यहाँ पे रिकॉर्ड शिपिंग किया है, कितना, 6008 कारों का एक सिंगल वेसल में। और आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप रीड कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, उनके यहाँ पे कैश पाया गया था, वो रिजाइन कर दिया, बहुत सारा कंट्रोवर्सी, बस आप देख लेना, ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया उज्बेकिस्तान का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम है, तो दुस्लिंग क्या नाम है इसका, इसके बारे में आप फिर रीड कर लेना। इस बार कहाँ पे हुआ है, नमनगन में ये ज्वाइंट, नमनगन उज्बेकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है, दुस्लिंग। नेक्स्ट आगे बढ़े तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रखा है, वोट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, सब लीगल है। नेक्स्ट बिहार के न्यू CM बने सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार को रिप्लेस किए हैं। 20 सालों से बिहार के पॉलिटिक्स में एक्टिव थे नीतीश कुमार, 2005 से ही लगातार एक तरीके से, बीच में एक जीतन राम मांझी का 6-7 महीने के लिए थे, बाकी पूरे टाइम नीतीश कुमार ही CM रहे हैं। तो बस ये याद रखना कि हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो आंसर है हमारा क्या, सम्राट चौधरी।
नेक्स्ट ये याद रखना है गवर्नमेंट ने न्यू बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, ताकि यहाँ पे लोकसभा का सीट 850 बढ़ाकर कर दिया जाए और वुमेन रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ रखा है आपको वहाँ से अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये बिल वैसे पास नहीं हो पाया। इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेयर डिड 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO कंक्लूडेड, सो द आंसर विल बी कैमरॉन में ये हुआ था। नेक्स्ट आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है, बाकी आप रीड कर लेना, जो वन लाइनर है मैं वो बता दे रहा हूँ कि इंडिया विच कंट्री होस्ट फर्स्ट ब्रिक्स यूथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग, सो द करेक्ट आंसर विल बी इंडिया ने पहला यहाँ पे ब्रिक्स यूथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग यहाँ पे होस्ट किया है। ठीक, आगे यहाँ पे क्या है कि म्यांमार में न्यू यहाँ पे मिलिट्री चीफ जो थे वो क्या हुए हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, जिनका क्या नाम है म्यून यांग ह्लिंग, ये म्यांमार के न्यू प्रेसिडेंट है। 2021 में यहाँ पे जो म्यांमार की प्रेसिडेंट थी आंग सान सू की, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट, इनका NLD गवर्नमेंट जो पार्टी है गवर्नमेंट जीता था, ये फिर से प्रेसिडेंट बनने वाली थी, बट मिलिट्री के द्वारा क्या कर दिया जाता है, कू कर दिया जाएगा और उनको पावर से हटा दिया जाएगा, और तब से क्या एक तरीके से नज़रबंद है, इनको कैद करके रखा गया है वहाँ के मिलिट्री के द्वारा। और आगे चलकर अभी इसी ईयर वेस्टर्न प्रेशर के कारण, वर्ल्ड प्रेशर के कारण इलेक्शन कराया जाएगा, बट यहाँ पे मिलिट्री का जो अपना पार्टी रहता है, जो मिलिट्री चीफ रहते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं और बोला जाता है कि चुनाव में धांधली होता है और ये अपने तरीके से चुनाव जीत जाएंगे और न्यू प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो बस जो याद रखना है आपको कि म्यांमार के न्यू प्रेसिडेंट का क्या नाम है, उसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारे लिए सच इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, देन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना कि ईरान यूएस के बीच में कितने दिन का सीज फायर अनाउंस हुआ था, मतलब कितने दिन वॉर के बाद सीज फायर अनाउंस हुआ था, 38 डेज तक वॉर चलने को हमको देखने को मिला, उसके बाद सीज फायर यहाँ पे अनाउंस हुआ। उसके कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं, हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ रखा है, करंट वन लाइनर के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डिटेल में पढ़ लेना, वहाँ से आपका ये अच्छे से हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का जो यहाँ पे बिड था COP33 होस्ट करने का, क्लाइमेट समिट का 2028 में, इंडिया ने इसको विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने इंटरेस्ट दिखाया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो दुबई में हुआ था 2023 में, वहाँ पे इंडिया ने बोला था कि हम यहाँ पे होस्ट करना चाहते हैं COP33, बट इंडिया ने अब इसके क्या कर लिया, बैक कर लिया है। अब होस्ट करने का कुछ राइट ऐसे करता है कि UN के जो 5 रीजनल ग्रुप हैं कॉन्टिनेंट वाइज आप देख लो, तो इंडिया एशिया पैसिफिक ग्रुप से बिलोंग करता था, तो 2028 वाला जो यहाँ पे COP का मीटिंग था, ये एशिया पैसिफिक ग्रुप को मिला था, तो जो भी एशिया पैसिफिक ग्रुप के कंट्रीज थे वही इनको होस्ट कर सकते थे। तो इंडिया ने पीछे यहाँ पे अपने आप को इस बिड से पीछे खींच लिया है, तो अब एक ही कंट्री यहाँ पे उभर कर आ रहा है, साउथ कोरिया, जो यहाँ पे होस्ट कर सकता है, क्योंकि अभी तक किसी और कंट्री ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइंट साइक्लोन एक्सरसाइज साइक्लोन 4, इंडिया और इजिप्ट का ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है ये, जो इजिप्ट में इस बार हुआ है, बस ये याद रखना है आपको वन लाइनर के रूप में, उसके अलावा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया सिक्योर्स अनअपोज विक्ट्री इन 4 यूनाइटेड नेशन इकोसॉक बॉडी इलेक्शन, इसमें 4 पोस्ट के लिए यहाँ पे इंडिया ने कंटेस्ट किया था, इंडिया ने चारों ये पोस्ट जीत लिया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये उसमें है नहीं, जो आपसे पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसराइल के न्यू यहाँ पे जो उसका स्पाई एजेंसी है मोसाद, उसके डायरेक्टर कौन है बने हैं, रोमन गोफमन, जो 2 जुलाई से यहाँ पे न्यू यहाँ पे क्या होंगे, इसराइल के स्पाई एजेंसी के क्या होंगे, डायरेक्टर होंगे। तो जैसे इंडिया के स्पाई एजेंसी का क्या नाम है RNW, पाकिस्तान का ISI, हमारा जो US है उसका क्या नाम है CIA, तो ऐसे ही इसराइल का क्या नाम है, मोसाद। देन ये सबको पता ही, हमने डिटेल में कवर कर लिया है। US और ईरान का पीस टॉक यहाँ पे कोलैप्स हो गया है। अपॉइंटमेंट देख लो, तो यहाँ पे नबील फहमी अपॉइंट हुए न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ किसके, अरब लीग के। अब अरब लीग यहाँ पे इसका फाउंडेशन कब हुआ था, आपको ये याद रखना है, 1945 में, जिसमें टोटल 22 अरब मेंबर कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया के और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में, मतलब जितने भी अरब देश हैं वो किसके हैं, बेसिकली इसके मेंबर हैं। तो इसके न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, उनका नाम आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है नहीं, स्पोर्ट्स में आ जाए तो हम स्पोर्ट्स में हमारे लिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया टॉप्स ग्लोबल ट्रैक एंड फील्ड ड्रॉपिंग वायलेशन लिस्ट विथ 148 सस्पेंडेड एथलीट। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विच कंट्री टॉप द ग्लोबल ट्रैक एंड फील्ड डोपिंग
वायलेशन लिस्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी इंडिया। टोटल कितने एथलीट इंडिया का सस्पेंड है इसके अंडर में? 148। सेकंड पे कौन है? केनिया विथ 146। देन रसिया है 66। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि खेलो इंडिया का पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 कहाँ हुआ था हमारा? छत्तीसगढ़ में, जिसमें विनर कौन है? ओवरऑल विनर कौन है यहाँ पे बना? कर्नाटका। सो तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वेयर डिड फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कंक्लूडेड? सो द करेक्ट आंसर विल बी, हमारा क्या होगा? खेला कहाँ गया था? छत्तीसगढ़ में। और खेला छत्तीसगढ़ में किया था। टॉप कौन किया? कर्नाटक किया यहाँ पे। ओवरऑल विनर विथ 23 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज। और टोटल 3800 एथलीट्स यहाँ पे टोटल 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से पार्टिसिपेट किए थे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट सेकंड पर फिनिश कौन किया? ये देख लो, उड़ीसा किया 21 गोल्ड मेडल के साथ। और थर्ड पोजीशन पे झारखंड रहा विथ 16 गोल्ड मेडल। आया समझ? और क्लोजिंग सेरेमनी में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पे अटेंड किए थे, साथ में मैरी कॉम और बाईचुंग भूटिया स्पेशल गेस्ट के रूप में यहाँ पे था लो। मेंस फुटबॉल फाइनल में क्या हुआ था? इसमें वेस्ट बंगाल ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट यहाँ पे बस ये याद रखना कि विस्डन लीडिंग क्रिकेटर फॉर वर्ल्ड 2025 कौन इलेक्ट हुआ है? कौन यहाँ पे ये अवार्ड जीता है? तो मिचेल स्टार्क और एक दीप्ति शर्मा। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं और दीप्ति शर्मा इंडियन वुमेन्स टीम की क्रिकेटर हैं। साइंस एंड टेक से रिलेटेड आप देख लो तो इसरो लॉन्च मित्रा इन लद्दाख फॉर गगनयान प्रोग्राम रीड कर लेना। ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, गगनयान के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया गया, वो आप अच्छे से रीड कर लो, उससे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारे लिए ये भी अर्थक्विक फेनोमेना ऑब्जर्व नियर तुर्की ग्रीस ट्रिमोर्स नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया इंडक्स आईएनएस अरिधमन, ये इंडिया का थर्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रिसेंटली विच विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंडक्टेड बाय नेवी इंडियन नेवी? सो द करेक्ट आंसर विल बी क्या? आईएनएस अरिधमन। तो आपसे स्पेसिफिकेशन पूछ लिया जाएगा इसका क्या है, तो ये इंडिया का तीसरा ऐसा न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि यूएई ने क्या लॉन्च किया है? वर्ल्ड का पहला कमर्शियल यहाँ पे 10G इंटरनेट नेटवर्क यहाँ पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूएई के द्वारा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट डेट देख लो कि छत्रपति शिवाजी का यहाँ पे जो यहाँ पे पुण्यतिथि है, यानी डेथ एनिवर्सरी हम कब मनाते हैं? तो 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को इनका 1680 में रायगढ़ फोर्ट पे क्या हुआ था? इनका डेथ हो गया था। इनका बर्थ प्लेस देख लो, 19 फरवरी 1630 कहाँ पे? सिवनेरी फोर्ट नियर पुणे। नेक्स्ट आगे उनके बारे में रीड कर लेना है, सच इंपॉर्टेंट हमारे लिए वर्ल्ड लाइनर के परस्पेक्टिव से था नहीं। देन वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 अप्रैल को। इस बार का थीम क्या था वो आपको देख लेना है। थीम था टुगेदर फॉर हेल्थ एंड स्टैंड विथ साइंस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बाइसेंटनरी सोशल रिफॉर्मर महात्मा ज्योतिबा फुले ऑब्जॉर्व यहाँ पे। तो ज्योतिबा फुले जो यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर थे इंडिया के, जिनके द्वारा इनके द्वारा और इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले के द्वारा इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल ओपन किया गया था पुणे में। कब? 1848 में। तो क्वेश्चन इनसे ये बनेगा कि जो 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 हमारे ज्योतिबाई फुले हाँ, जो हमारे ज्योतिबा फुले हैं, वो इनका बर्थ ईयर क्या है? तो बर्थ ईयर हमारा 1827। डेट ईयर क्या है? तो 1890। देन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट गर्ल कॉलेज ओपन, सॉरी गर्ल्स स्कूल ओपन? तो आंसर क्या होगा? पुणे। एंड ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज ओपन इंडिया फर्स्ट गर्ल्स स्कूल? सो द करेक्ट आंसर विल बी महात्मा ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले। ठीक है। इनके द्वारा एक और सत्य शोधक समाज को सब फाउंडेशन रखा गया था, ताकि जो यहाँ पे कास्ट सिस्टम था, हायरार्की था, उससे लड़ने के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए। इनके कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन है। गुलामगिरी 1873 में इन्होंने लिखा था। से कच्चा असूद 1881 का है और तृतीय रत्न 1885 का आपको ध्यान रखना है। और ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, बस ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कि ज्योतिबाई फुले का जयंती 2026 में गवर्नमेंट ने इस बार क्या लॉन्च किया है कि इनका 20th बर्थ एनिवर्सरी हम मनाने वाले हैं। कब? 2027 में।
फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। यहाँ पे देखो, तो ये हम लोग क्या कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इस बार का ज्योतिराव फुले जयंती 2026 में क्या अनाउंस किया है कि जो 2027 में सॉरी 2028 में जो इनका बर्थ ईयर का 200 ईयर पूरा होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 200 बर्थ ईयर सेरेमनी हम सेलिब्रेट करेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। तो बस आपको ये याद रख लेना है। तो इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट था ऑलरेडी हमने ये सब कवर कर लिया है कि सत्य शोधक समाज का इन्फॉर्मेशन कब किया है, ये सब हो गया है बस, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देख ये याद कर लेना है कि जलियांवाला बाग मैस्केयर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 13 अप्रैल को ही 1919 को यहाँ पे जनरल डायर के द्वारा यहाँ पे ऑर्डर कर दिया गया था, और जो यहाँ पे बैसाखी का दिन था वो, और जलियांवाले बाग में जो लोग यहाँ पे थे, सिविलियंस यहाँ पे थे, बेसिकली बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। बहुत कितने 1650 से भी ज़्यादा यहाँ पे क्या हुए थे, घायल हुए थे एक तरीके से, हमको ये देखने को मिला था। उसके अलावा इसमें जनरल डायर को उधम सिंह ने 1940 में मारा था, सबको पता ही है आप। सच इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे लिए है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 136 बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट किया कब, 14 अप्रैल को। आगे ये ध्यान रखना कि आशा भोसले जो लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर थी, इनका डेथ हो चुका है। और समिट्स देख ले तो यहाँ पे फ्रांस होस्ट वन हेल्थ समिट अंडर G7 प्रेसिडेंसी इन लियोन, तो बस ये याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड वन हेल्थ समिट, सो द आंसर विल बी फ्रांस। नेक्स्ट आ गया, सच इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। नेक्स्ट आपके लिए इंडियन नेवी होस्ट फर्स्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा इसमें और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड, तो यहाँ पे OECD के द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्शन किया गया है कि इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है 6.1% रहेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27, जो पिछले बार से कम हुआ है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अमूल ने क्रॉस क्या किया है, 1 लाख करोड़ का भी ज़्यादा टर्नओवर क्रॉस किया गया है। और इसमें और कुछ स्टैटिक आप ये देख लेना कि अमूल का फॉर्मेशन कब किया गया था, और इंडिया के व्हाइट रिवोल्यूशन के फादर किसको बोलते हैं हम लोग, वर्गीस कुरियन को, आपको याद रखना है। और वहीं अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि लोकसभा ने अमरावती को आंध्र प्रदेश का सोल कैपिटल बनाने के लिए एक बिल पास किया है, तो इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी पैसा दिया जा रहा है, कितना, $340 मिलियन का, ताकि अमरावती का जो अमरावती प्रोजेक्ट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे से यहाँ पे बनाया जा सके। पहला फेज में 130 से 150 मिलियन डॉलर मिलेगा, और दूसरे फेज में जितने भी पैसे यहाँ पे बचे होंगे वो मिलेगा। आगे चलकर इनको 8 से 8.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 6 साल बाद से इनको क्या करना होगा, एक तरीके से इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, यानी 15 जून 2031 के बाद से। तो ये हमारा क्या था आज के क्लास का बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर अप्रैल मंथ का टॉपिक था, जो आपके लिए CUT हो गया, जामिया हो गया, या फिर एलेट का एग्जामिनेशन हो गया, जिसमें आपसे पूछा जा सकता था ऑल लाइनर एग्जाम पे क्वेश्चंस, ये हमने अच्छे से कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे आपसे किसी और टॉपिक के साथ में। आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।